हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। कौन सा ऑप्शन मेरा क्वेश्चन जो कहता है उसके अनुपात से सही है। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है, यानी सीमित जगह, उसका जगह जो है सीमित है, उस जगह पर कौन सा बेरिंग उपयोग किया जाता है, जो कि बेरिंग का नाम दिया गया है। चार ऑप्शन दिया गया है। ए नीडल बेरिंग, बी थ्रस्ट बॉल बेरिंग, सी टेपर रोलर बेरिंग और डी एंगुलर कॉन्ट्रैक्ट बॉल बेरिंग। तो सीमित जगहों के लिए जो है नीडल, ऑप्शन नंबर ए नीडल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। इसलिए कि नीडल नाम ही दिया गया है नीडल, बहुत पतले पतले रोलर एलिमेंट होते हैं जो कि वो सीमित जगह के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के समकोण होता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बेरिंग जो है लोड बेरिंग अक्ष के समकोण होता है। तो अक्ष के समकोण पूछ रहा है, तो बेरिंग में दिया गया है ए थ्रस्ट बेरिंग, बी जनरल बेरिंग, सी सॉलिड बेरिंग और डी स्प्लिट बेरिंग। तो बेरिंग में लोडिंग बेरिंग जो है अक्ष के समकोण जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है जनरल बेरिंग होता है। जनरल बेरिंग को आप रेडियल बेरिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये बेरिंग लोडिंग बेरिंग जो है ये अक्ष के समकोण पर होता है। थ्रस्ट बेरिंग क्या होता है। थ्रस्ट बेरिंग ऑप्शन नंबर ए जैसे है। थ्रस्ट बेरिंग जो है वो लोडिंग बेरिंग जो है अक्ष के समानांतर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जनरल बेरिंग ये अक्ष के समकोण में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of bearing has provision for wear adjustment? यानी यहां पर क्या पूछ रहा है कि बेरिंग में जो है वेयर एडजस्टमेंट करने के लिए क्यों दिया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है एडजस्टमेंट स्लाइड बेरिंग, बी थ्रस्ट बॉल बेरिंग, सी टेपर्ड रोलर बेरिंग और डी सेल्फ अलाइंड बुश बेरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग होगा। इसलिए एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग जो होता है वो बेरिंग में जो वेयर जो दिया जाता है, तो वेयर को एडजस्टमेंट करने के लिए जो है उसमें एक नट होता है, जो नट के द्वारा बेरिंग को अंदर किया जाता है और उसमें जो है वो वेयर एडजस्ट करने के लिए जगह सीमित होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कुंजी के प्रकार को नाम दें। क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां पर पूछ रहा है कि इस कुंजी के प्रकार यानी चाबी के प्रकार को नाम दें। ये कौन सा प्रकार का है, क्या नाम है। तो ये फिगर देखने पे पता चलता है कि कौन सा भाग चाबी है। यहां पर ये जो है इसका व्यू दिखाया गया है। यहां पर जो ये सेटिंग है, तो यहां पर ये जो भाग है ये की कुंजी। तो यहां पर ये इसको पूछ रहा है कि यही भाग यहां पर व्यू दिखाया गया है कि ये कौन सा चाबी है, उसको पूछ रहा है कि चाबी का नाम दे। नाम पूछ रहा है कि इस चाबी का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए दिया गया है फीडर की, ऑप्शन बी गिव हेड की और सी वुडरफ की और डी प्लेट की। तो वुडरफ की जो है ऑप्शन नंबर सी वुडरफ की। वुडरफ की ऐसे तो सारे की का कुंजी का जो बता ही दिए हैं, लेकिन वो जो है उस कुंजी का नाम वुडरफ की है। वुडरफ की जो है अर्धचंद्राकार आधा चांद आकार का है, जो कि फिगर में ये जो है अर्धगोलाकार जो है ये भाग जो है शाफ्ट के अंदर जाती है। ऊपर जो प्लेट भाग होती है वो यहाँ पर जैसे एक ग्रुप कटा होता है, इसमें भी चाबी गार्ड रहता है, इसमें एडजस्ट करता है, जो कि
मूवमेंट जब रोटेशन करता है तो यही बार एक साथ में इसको घूमने दे देता है। ये जो है वुडरफ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं? क्वेश्चन कहता है बॉल बेरिंग को जब असेंबल करते हैं, असेंबल किसमें करते हैं? बॉल बेरिंग तो एक शाफ्ट को सहारा देने के लिए है, मूवमेंट में लाने के लिए, रनिंग के लिए बॉल बेरिंग का काम है। तो बॉल बेरिंग को कौन सा हिस्सा, तो बेरिंग को असेंबली करने के लिए उसमें से कई भाग हैं। आउटर रेस जैसे ये भाग दिए हुए हैं ऑप्शन में, ए दिया गया बॉल केज, बी दिया गया इनर रेस, सी आउटर रेस और डी रोलिंग तत्व। तो ये कह रहा है असेंबली के साथ घूमता नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं घूमता है? तो बेरिंग जो होता है सबसे ऊपर वाला जो कॉलर होता है उसको क्या कहा जाता है? इनर रेस। उसके बाद बीच में जो है रोलिंग एलिमेंट यानी बॉल रहता है, रोलर बेरिंग का रोलर रहता है, तो उसको रोलिंग एलिमेंट कहा जाता है। और उस बॉल को जो है समान दूरी पर रखने के लिए जो है बॉल केज का उपयोग किया जाता है। और इनर रेस जो है, आउटर रेस और इनर रेस जो है नीचे वाला भाग होता है, और रोलिंग तत्व तो रोलिंग एलिमेंट बताए। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा भाग बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। अगर शाफ्ट में हम बेरिंग को लगा दिए तो ये जो भाग है, ये अगर ये शाफ्ट में घूमती है तो इनर रेस जो है वो तो शाफ्ट में टाइट होता है कि ये तो घूमेगा ही, उसके साथ साथ रोलिंग तत्व भी घूमेगा और बॉल रेस भी घूमेगा। तो बचा कौन? आउटर रेस। आउटर रेस जो है वो ब्लॉक में जो है वो फिट रहता है, टाइट रहता है, जो कि ऊपर से नट बोल्ट के द्वारा उसको जो दो पीस में रहता है बेरिंग ब्लॉक उसको टाइट कर दिया जाता है। यानी आउटर रेस जो है वो बॉल बेरिंग के असेंबली के साथ घूमता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेरिंग में बेरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनाए हुए बेरिंग में जो है जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? तो ऑप्शन दे दिया है स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए। तो स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए वो क्लियरेंस नहीं दी जाती है। ऑप्शन बी लिनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, ये भी नहीं हो सकता है, लिनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए नहीं दिया जाता है। सी गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए, यानी एल्युमिनियम मिश्र धातु के बने हुए बेरिंग में जो है वो जब हीट होता है तो थर्मल एक्सपेंशन यानी वो जो है ओवरकम यानी कम से कम हीट को जो हाई थर्मल को जो है एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए वो अतिरिक्त क्लियरेंस दी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जा सकता है? तो बेरिंग असेंबली यहां पर पूछ रहा है। तो बेरिंग असेंबली में तो अभी हम बताए, अगर एक साथ गुच्छन रोलिंग तत्व यानी रोलिंग तत्व हुआ, बॉल रहे या रोलर रहे, कुछ भी रहे, बॉल बेरिंग रहे या रोलर बेरिंग रहे, तो उसमें से जो है एक साथ जो कहता है गुच्छन होना कैसे रोका जाए, यानी एक जगह पर बॉल नहीं आ सके बॉल, यही क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो उस कैसे रहता है, समान दूरी पर रखने के लिए क्या किया जाता है, जो कि एक जगह नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है केज के द्वारा। केज क्या है, केज जो है वो एक जाली टाइप का बना हुआ रहता है, जो कि आउटर रेस और इनर रेस के बीच में रोलिंग एलिमेंट को समान दूरी पर बनाए हुए रखता है। यानी केज के द्वारा जो है एक साथ बॉल रोलिंग तत्व को गुच्छन होना से यानी एक जगह आने से रोका जाता है। तो वो क्या है, केज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है। यानी पूछ रहा है कि पाइप फिटिंग, पाइप का जब वर्क करते हैं तो उसमें एल्बो और बेंड पर विचलन डिविएशन का कोण कितना होता है। तो एल्बो और बेंड का डिविएशन कोण जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए जो है 90 डिग्री और 45 डिग्री होता है। इसलिए कि अगर एल्बो का काम है कि अगर हमको 45 डिग्री पर मोड़ना है तो वो 45 डिग्री का भी एल्बो मिलता है और 90 डिग्री का एल्बो मिलता है, कि डायरेक्ट जो है उसको मोड़ के 90 डिग्री पर पाइप फिटिंग में वो दिया जाता है। यानी डिविएशन का कोण जो है इसका 90 डिग्री और 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि स्टीपिंग बॉक्स के पास लगे बल्ब से पानी का प्रभाव कैसे रोका जाता है। तो स्टीपिंग बॉक्स होता क्या है, स्टीपिंग बॉक्स जब पानी का प्रभाव पाइप के द्वारा होता है तो कहीं पर हम लोग बल्ब को लगाते हैं। तो बल्ब जो होता है, एक नाम हुआ बल्ब, लेकिन बल्ब में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सब पार्ट्स के अलग अलग नाम होते हैं। उसमें से एक पार्ट है स्टीपिंग बॉक्स। तो वो बॉक्स में जो है पानी के प्रभाव को कैसे रोका जाता है वो बॉक्स से पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है स्पिंडल को बदलकर। स्पिंडल को अगर बदल दिया जाएगा तो क्या उससे रुक जाएगा, अगर स्पिंडल ठीक रहेगा तो यहाँ तो मरम्मती का कैसे प्रभाव। बी दिया गया है बोनट को कसना। सी दिया गया है हैंड व्हील को कसना। यानी हैंड व्हील क्या होता है, स्पिंडल के ऊपर जो लगा हुआ रहता है वो हैंड व्हील कहलाता है। बोनट को कसना, तो बोनट जो स्टेपिंग बॉक्स के पास रहता है नट, उसको कसने के लिए बोल रहा था। ऑप्शन डी दिया गया है एस्बेस्टस हैम्प के साथ पैकिंग। ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्टेपिंग बॉक्स के पास लगे बल्ब से पानी का अगर प्रभाव को रोकना है, यानी पानी वहां से निकलता है, एस्बेस्टस हैम्प यानी सन जो होता है, सन और उसके साथ पैकिंग ग्रीस लगा के अगर उस साथ के पैकिंग को टाइट किया जाए तो वो प्रभाव को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप लाइनों में एक्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। पाइप लाइनों में एक्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। तो वो पोजीशन जो होता है वर्टिकल पोजीशन ए, बी दिया गया एंगुलर पोजीशन, सी रेडियस पोजीशन और डी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। लेकिन पाइप लाइनों में जो है रेड्यूसर कई प्रकार के होते हैं। रेड्यूसर कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक रेड्यूसर है वो एक्सेंट्रिक रेड्यूसर। तो वो रेड्यूसर का जो है पाइप लाइन में यूज जो किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, क्षैतिज अवस्था में इस प्रकार से पाइप में यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है। जब घर में हम लोग पाइप के द्वारा अगर पानी नल से यूज करते हैं तो अक्सर घर में लगा हुआ नल से पानी टपकता रहता है। तो वो टपकने का
रोकने के लिए, टपकता जो है उसको रोकने के लिए उपाय क्या है? ऑप्शन ए दिया है नल को बदल दें। ये तो सिंपल सी बात है, नल को अगर बदल दीजिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा लगाइएगा तो उससे नहीं टपके। कहे कि हम मरम्मती का कार्य पूछ रहे हैं। बी दिया गया है वॉशर को बदल दें। सी दिया गया है टेप स्पिंडल को ठीक करें। और डी दिया गया स्टेपिंग बॉक्स को कस लें। नहीं, जब मजबूती से बंद करने के बाद भी अगर नल से पानी टपकता है तो उसका वॉशर खराब हो गया होगा, तो वो वॉशर को बदल दें, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। यानी पाइप तो बहुतों होता है। प्लास्टिक की भी पाइप होती है, आपका कॉपर की पाइप होती है, घर वाला ये पाइप है। तो पाइप लाइन में, पाइप फिटिंग में जो है वो स्टील में भी पाइप लगता है। बहुतों तरह का पाइप होता है। उस पाइप को कह रहा है कि कैसे वर्गीकृत किया जाता है। यानी ऑप्शन ए दिया है उपयोग के अनुसार। उपयोग के अनुसार जो है पाइप का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। बी रंग के अनुसार भी वर्गीकृत नहीं किया जाता है। सी आकृति के अनुसार भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। डी दिया गया है मटेरियल के अनुसार जो है पाइप का वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? यह पाइप दिखा गया है, तो यह पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है 45 डिग्री एल्बो। बी दिया गया है टी ज्वाइंट पाइप। सी दिया है शॉर्ट रेडियस एल्बो और डी लॉन्ग रेडियस एल्बो। तो यहां पर फिगर देखने से पता चलता है हमको कि ये क्या है। ऑप्शन नंबर बी अगर लेते हैं टी ज्वाइंट नजर आता है, टी ज्वाइंट है नहीं। शॉर्ट रेडियस एल्बो है लेकिन वो रेडियस में जो है शॉर्ट में नहीं है। लॉन्ग रेडियस इससे भी बड़ा होता है रेडियस में, वो नहीं है। यानी ये 45 डिग्री पर बना हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 45 डिग्री का एल्बो है। तो पाइप फिटिंग का नाम जो है ये 45 डिग्री पर एल्बो को जो है, जैसे ये पाइप आएगा तो ये 45 डिग्री पे मुड़ेगा। अगर यही इस पे अगर रेडियस अगर उसको कम किया जाए तो 90 डिग्री पे होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? यहां पर भी पूछ रहा है कि पाइप फिटिंग, तो यह पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया टी ज्वाइंट, बी स्ट्रिक्ट रेड्यूसर, सी रेड्यूसर टी ज्वाइंट और डी कॉन्ट्रास्टिक रेड्यूसर। तो ये रेड्यूसर जो है ये टी आकार का है लेकिन टी ज्वाइंट नहीं, यानी ऑप्शन ए जो है नहीं है। बी स्टिक रेड्यूसर का भी यूज बोले कि वो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल में फिट होता है। सी रेड्यूसर टी ज्वाइंट, ये रेड्यूसर है। रेड्यूसर का वर्क क्या है? जब पाइप ज्वाइंट में रेड्यूसर को जो है जो व्यास से आता है पाइप लाइन में, उस व्यास ब्रांच को उससे कम व्यास में ट्रांसमिट करना। यानी ये पाइप का जो है व्यास और ये पाइप का व्यास अलग, यानी रेड्यूसर है ये टी प्रकार का रेड्यूसर है। यानी सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? कंसेंट्रिक रेड्यूसर के रेड्यूसर का जो है वर्टिकल यूज होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पाइप फिटिंग का नाम क्या है? यहां पर भी पूछ रहा है कि इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ए दिया गया है कपलिंग, बी लॉन्ग निपल, सी स्टिक रेड्यूसर और डी कंसेंट्रिक रेड्यूसर। तो ये क्या है? वर्टिकल
अभी बोले वर्टिकल, वर्टिकल कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर एस्टिक रेड्यूसर, सी एस्टिक रेड्यूसर। इस पाइप फिटिंग का नाम जो है एस्टिक रेड्यूसर है। नेक्स्ट अगले क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।